तो कैसे हो मेरे दोस्त, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द कूल स्कूल के 3 फरवरी के करंट अफेयर्स की वीडियो में, जिसमें हम रिवाइज करेंगे कि क्या क्या आज और ओवर द वीकेंड लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई है रिगार्डिंग बजट ऑल्सो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बिकॉज ऑफ सच ग्रेट सपोर्ट दैट यू हैव शोन इन माई रिसेंट वीडियोज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन द कूल स्कूल ऑल्सो जो टेलीग्राम पे चैनल है, जिसके अंदर फिलहाल हम IBPS PO के इंटरव्यूज़ जो है वो कंडक्ट करवा रहे हैं और फ्री और जितना ज़्यादा हो सकता है हमारी तरफ से हम आपको सपोर्ट दे रहे हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट मी और इट माई चैनल, बट ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स जो कि ज्वाइन करते हैं वो उन्हीं का ही चैनल बन जाता है और वो आपस में एक दूसरे की बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। तो इसको एक ओपन प्लेटफॉर्म की तरह ही मैं रखूँगा और आपसे भी यही अनुरोध रहेगा कि जितना ज़्यादा आप इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे और एक दूसरे की हेल्प करोगे, उतना ही आपकी भी ज़्यादा हेल्प हो पाएगी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले रिवीजन के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। 2024 के अंदर ये मिशन शुरू करा गया था। इसका टोटल आउटले है 2817 करोड़ रुपीस। इसके अंदर बेसिकली एक फार्मर की आईडी बनाई जाएगी, जिस तरीके से आधार की आईडी होती है। उसके अंदर फार्मर की डिटेल्स होगी, फार्मर के लैंड रिकॉर्ड्स होंगे, फार्मर कौन कौन सी तरीके की क्रॉप सो कर रहा है उसकी भी सारी डिटेल्स होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्री स्टैक करके हमारा डिजिटल एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जिसके अंदर यही सारी चीज़ें होंगी जो अभी हमने डिस्कस करी है। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी होगा, जिसके अंदर बेसिकली जो भी किसान है उनका और जो पॉलिसी मेकर्स है उनके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन होगा, ताकि ये दोनों को अच्छे से समझ पाए। फॉर एग्जांपल कि अगर पॉलिसी मेकर्स को ग्राउंड लेवल पे देखना है कि क्या एक्चुअली में हो रहा है, तो डायरेक्टली वो फार्मर्स के साथ इन टच कर सकते हैं। और अगर फार्मर्स को कोई भी अच्छा डिसीजन लेना है तो वो डायरेक्टली पॉलिसी मेकर्स के साथ टच में आ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सॉइल प्रोफाइल मैपिंग होगी। जैसे हमारे पास सॉइल हेल्थ कार्ड है, उसी तरीके से सॉइल की अगर प्रोफाइल एक बनेगी और उसको मैप करे जाएगा, तो उस तरीके से पॉलिसी मेकर्स जो है वो भी बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज निकाल पाएंगे और फार्मर्स को तो इससे फ़ायदा होगा ही होगा। It aims to provide digital identities to 11 crore farmers over the next 3 years. तो ये बेसिकली डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। फिर हम बात करेंगे अमृत 2015 के बारे में। इसकी फुल फॉर्म है बेसिकली अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायंस रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। तो मेडिसिन के लिए तो हमारे पास भारतीय जन योजना, भारतीय आई एम नॉट रिकलेक्टिंग जे से क्या होता है, जन औषधि, भारतीय जन औषधि परियोजना जो हमारे पास स्कीम है वो तो हमारे पास है मेडिसिन के लिए, अफोर्डेबल के लिए। यहाँ पर हम इम्प्लांट्स की भी बात कर रहे हैं, जिस तरीके से अगर किसी का कोई पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी अगर वो फंक्शनल नहीं होता है तो उसको रिप्लेस किया जाता है एक इम्प्लांट के द्वारा, ताकि उनको फैसिलिटेट कर पाए। तो उसके लिए ये वाली स्कीम है 2015 के अंदर शुरू करी गई थी और इसको मैनेज करा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, अनलाइक भारतीय जन औषधि परियोजना जिसको मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसान मानधन योजना के बारे में। जिस तरीके से हमारे पास अटल पेंशन योजना है फॉर जनरल पब्लिक, उसी तरीके से हमारे पास किसान मानधन योजना है फॉर फार्मर्स, जिसके अंदर 3000 तक की मंथली पेंशन ऐसे अश्योर की जाती है अगेंस्ट द मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹55 to 200 रुपीज़ बेस्ड ऑन द एज क्राइटेरिया। इसमें भी 40 ईयर्स तक की जो है मतलब एंट्री की डेट है, एंट्री की एज है। अपार्ट फ्रॉम दैट LIC इज़ द पेंशन फंड मैनेजर इसमें, क्योंकि हर एक जो पेंशन स्कीम होती है उसका एक पेंशन फंड मैनेजर भी होता है। बी इट योर NPS, अगर आप NPS के अंदर एनरोल्ड है तो भी आपका कोई पेंशन फंड मैनेजर ज़रूर होगा। किसान मानधन के लिए ये LIC है। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू टॉक अबाउट हु आर एलिजिबल बट नॉर्मली हु आर नॉट एलिजिबल, ये इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता और इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो भी इंस्टीट्यूशनल लैंड ओनर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल मतलब कोई अगर कंपनी कोई लैंड अगर ओन करती है तो एक इंस्टीट्यूशन है वो लैंड ओन कर रही है तो वो इससे एक्सक्लूडेड हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर वो भी कोई भी इंसान जिसने पहले या अभी अगर वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट उसके पास है तो वो भी इसके लिए इनएलिजिबल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब आज की न्यूज़ के बारे में। तो आज की सबसे पहली न्यूज़ है कि IRDAI हैज टेकन स्टेप्स टू स्टॉप शार्प इंक्रीजेस इन प्रीमियम्स फॉर सीनियर सिटीजन्स। पहले नॉर्मली अगर आप देखो कभी भी आप इंश्योरेंस लेते हो तो जितनी छोटी उम्र में आप इंश्योरेंस का स्टार्ट करोगे तो आपका प्रीमियम उतना कम होगा, बिकॉज एक बहुत आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आपकी अभी बहुत लंबी उम्र है तो आप बहुत ज़्यादा प्रीमियम दोगे। एंड सिमिलरली अगर आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपका प्रीमियम बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती रहेगी और इंश्योरेंस कंपनी को बहुत कम मौका मिलेगा आपसे प्रीमियम कमाने का। इसी तरीके से जो भी 60 ईयर्स से अबव होते थे उनका अगर इंश्योरेंस अगर वो लेने जाओ तो उनको बहुत हाई प्रीमियम पे करना पड़ता था, क्योंकि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी कम हो जाती है और इंश्योरेंस कंपनीज को तो अपना प्रीमियम कमाना ही है। तो इस माल प्रैक्टिस को रोकने के लिए उन्होंने बोल दिया कि जितने का भी आपका सम अश्योर्ड है उसका 10% तक के आप प्रीमियम ले सकते हो। तो ये एक मेजर स्टेप है। अपार्ट फ्रॉम दैट
65 ईयर्स के ऊपर तो जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उन्होंने स्कीम ही नहीं निकाली होती, तो उसके लिए भी स्कीम निकालने के लिए IRDAI ने स्टेप्स लिए हैं और इसका जो वेटिंग पीरियड है वो भी 4 ईयर्स से 3 ईयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब वेटिंग पीरियड की बात करी जाए तो जैसे हेल्थ इंश्योरेंस होता है तो उसमें होता है कि आज आपने अगर कोई फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस की आपने कोई पॉलिसी ली है तो नॉर्मली जैसे होता है 1 या 2 साल के बाद वो आपका कवर स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा ना हो ना कि आज आपने कोई पॉलिसी ली और कल ही अगर आप बीमार पड़ गए और आपने अगर 20 लाख रुपए का ले लिया आपने इंश्योरेंस और आपने कुछ उसके 4-5 हज़ार रुपये का प्रीमियम दिया है अभी, और एकदम से अगर आपकी तबीयत एकदम ज़्यादा ख़राब हो जाए और आपको हॉस्पिटलाइज करा जाए और 20 लाख का खर्चा आ जाए तो सारा का सारा खर्चा कौन कवर करेगा? इंश्योरेंस कंपनी करेगी, तो उसका नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए वो वेटिंग पीरियड देते हैं। तो ये भी वेटिंग पीरियड 4 ईयर से 3 ईयर्स तक कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन IBA, इट हैज़ ऑनर्ड कर्नाटका बैंक विद 6 अवार्ड्स फॉर बैंकिंग टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस। तो इतनी सी न्यूज़ है, इतना ही आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, इन द वीक एंडिंग January 24th, India's forex increased by $5.57 billion to $629.55 billion। अब नॉर्मली जो नंबर्स होते हैं इसकी तरफ हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि लेकिन IBPS पे इंटरव्यू आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए आपको एक थोड़ा रफ आइडिया होना चाहिए कि अभी ऑलमोस्ट $625 बिलियन, मेरे ख्याल से ये अमाउंट एक रफ सही रहेगा, $625 बिलियन के हमारे पास फॉरेक्स है। अब बेसिकली फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज होता है, जो भी हमारे पास फॉरेन करेंसी होती है या फिर जिसको हम फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये होता है हमारा फॉरेक्स रिजर्व। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ RBI एंड इफ वी गो बैक टू अवर 11th क्लास, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो हम RBI का नाम के RBI के बारे में कभी भी अगर पढ़ते हैं तो हम उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, अपार्ट फ्रॉम नोइंग कि वो रेगुलेटर है और वो बैंक्स रेगुलेट करता है। सो RBI के वन ऑफ द फंक्शंस है दैट RBI इज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स। तो बेसिकली जितनी भी फॉरेन ट्रांजेक्शन्स होती है वो RBI के थ्रू रूट होती है, और जब RBI के थ्रू रूट होती है तो RBI के पास फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए। तो फॉरेन एक्सचेंज RBI चार आई गेस 4 चीज़ें होती है जिसके अंदर वो मेंटेन करता है। एक होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, देन गोल्ड, देन रिजर्व ट्रेंच विद IMF, और फिर होता है SDR, तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो फॉरेन करेंसी एसेट्स मतलब ऑलरेडी हमारे पास फॉरेन करेंसी हमारे पास ऑलरेडी होती है क्योंकि हमारे पास रेडी टू बहुत ही लिक्विड स्टेट में हमारे पास रेडी टू यूज़ होनी चाहिए हमारे पास फॉरेन करेंसी। इट्स नॉट लाइक कि हमने गोल्ड रख रखा है और जब भी हमें कोई ट्रेड करना है तो हमें पहले गोल्ड को उस फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमारे पास फॉरेन करेंसी जो होती है वो हमेशा अवेलेबल रहती है। और नॉर्मली वो US डॉलर्स होता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एक इंटरनेशनल करेंसी है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट अमेरिका, तो अमेरिका के पास फॉरेन करेंसी एसेट्स बहुत कम होंगी क्योंकि उनकी खुद की ही जो करेंसी है वो इंटरनेशनल करेंसी है, तो उनको यूज़ करने के लिए अलग से रखने की जरूरत नहीं ना। जस्ट इमेजिन कि अगर रुपी जो है वो सारे देश में US डॉलर जितना इंपॉर्टेंट होता तो हमें रुपी अलग से रखने की जरूरत नहीं होती ना फॉरेन करेंसी एसेट, हमारा तो रुपी नॉर्मली रहता। उसी तरीके से जो US है उसके पास फॉरेन करेंसी एसेट्स में डॉलर्स नहीं होते, वो ज़्यादातर गोल्ड जो है वो स्टोर करके रखता है। तो सेकंड चीज़ जो हमारे पास आती है आफ्टर फॉरेन करेंसी एसेट्स वो आती है गोल्ड। देन कम्स हमारे पास SDR और IMF के साथ जो हमारा रिजर्व ट्रेंच है। अब स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की अगर बात करी जाए तो बेसिकली इसके अंदर 5 करेंसीज आती हैं। एक आता है US डॉलर्स, देन कम द ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, और यूरो आता है, देन येन आता है, जैपनीज येन, और आता है हमारे पास चाइनीज़ युआन या रिंगमिंग, जो रेंगमिंग जो इसको बोलते हैं। तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है, ये सारी जो करेंसी होती है ये IMF ने स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो है IMF की एक तरीके से करेंसी होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमें किसी भी इनमें से 5 करेंसी में से कभी भी कोई करेंसी चाहिए तो हम अगेन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हम इसको एक्सचेंज करा सकते हैं विद IMF। तो वी डू नॉट हैव टू गो थ्रू दी इनडायरेक्ट अप्रोच। फॉर एग्जांपल कि इफ़ वी हैव रुपी एंड वी वांट टू कन्वर्ट दैट रुपी इनटू येन, बट डायरेक्ट रुपी और येन के अंदर कोई आपस में एक्सचेंज रेट नहीं है। रुपी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डॉलर्स एंड डॉलर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू येन, अगर ये वाला रूट है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दिस रूट आप डायरेक्टली स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स को उसके अगेंस्ट आप सीधा येन ले सकते हो। जस्ट एन एग्जांपल। नेक्स्ट इफ वी टॉक देन जेंडर बजट के बारे में बात करेंगे, तो जेंडर बजट बेसिकली जो भी हमारी जो स्कीम्स वगैरह होती है, जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उसमें कितना ज़्यादा हम जेंडर रिलेटेड इश्यूज़ के लिए हम उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर द टारगेट इज 6.8% of the total budget, but if we talk about the next financial year, that is the financial year ending 2026 March 31st 2026, उसके लिए हमारे पास 8.86% का टोटल बजट है। ये चीज़ बस इतना ही आपको मेरे ख्याल से पता होनी चाहिए, थोड़ा सोशल इश्यूज से रिलेटेड है ये चीज़। नेक्स्ट बात करेंगे तो इंडिया हैज़ एडेड 4 न्यू रामसर साइट्स टेकिंग द टैली टू 89।
तो अभी हमारे पास रिसेंटली उदयपुर द सिटी ऑफ लेक्स एंड इंदौर द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, ये दोनों रामसर की सिटीज़, वेटलैंड सिटीज़ के रूप में ये ज्वाइन करी गई थी। आई गेस उस टाइम 31 ऐसी स्टेट्स थे जो कि सिटीज़ थी जो कि ऐड हुई थी उस टाइम ग्लोबली। तो अभी हमारे पास 85 रामसर साइट्स है। रामसर की अगर बात करी जाए तो ईरान के अंदर एक रामसर नाम की जगह है जहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और 1971 में हुआ था, और तभी से ही ये वेटलैंड्स का पूरा कंसेप्ट शुरू किया है। तो अभी हमारे पास 89 है। अभी कौन सी 4 साइट्स हैं जो कि ऐड हुई है, इनको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो सक्कारा कोट्टाई एंड थरथंगल बर्ड सेंचुरीज है तमिलनाडु के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट खेचोपल्ली वेटलैंड्स इन सिक्किम एंड उधवा लेक इन झारखंड। तो ये बेसिकली 4 न्यू साइट्स है। एंड वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2025 की थीम की अगर बात करी जाए तो दैट वाज प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अवर कॉमन फ्यूचर। एग्जैक्टली डेट की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि डेट नॉर्मली भी याद नहीं रहती एंड दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना नॉट वर्थ इट। तो हम थीम एक बार देख लेते हैं। एक थीम हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अवर कॉमन फ्यूचर। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, नाइजर इन अफ्रीकन रीजन्स। नाइजर इज अफ्रीकन रीजन्स फर्स्ट एंड ग्लोबली 5th ऐसी नेशन है टू एलिमिनेट ऑनकोसर्सियासिस विच इज स्प्रेड बाय पैरासाइट ऑनकोसर्सा वॉल्वुलस। तो ये डिसीज़ है, इसके लिए बस नाइजर जो है वो फर्स्ट नेशन बना है, दैट्स इट। एक बार फिर से देख लेते हैं, ऑनकोसर्सियासिस विच इज स्प्रेड बाय द पैरासाइट ऑनकोसर्सा वॉल्वुलस। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, आकाशवाणी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लॉन्चेस हर कंठ में भारत सेलिब्रेटिंग इंडियाज म्यूजिकल हेरिटेज, दैट्स इट। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, रिलायंस रिटेल ब्रिंग्स शेन बैक टू इंडिया, जो कि टिकटॉक के आसपास इसको बैन कर दिया गया था क्योंकि वही चाइना की ये ब्रांड है बेसिकली, इसलिए बहुत अमेजिंग इसकी ब्रांड्स वगैरह आती थी और काफ़ी डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे अपने कपड़ों में। नेक्स्ट बात करी जाए तो BCCI अनाउंसेस कैश रिवॉर्ड ऑफ 5 करोड़ रुपीज़ फॉर द विक्टोरियस अंडर-19 इंडियन वुमेन्स टीम एंड फॉर देयर विन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आज के लिए बस इतना ही। आज की न्यूज़ को बहुत कम थी। मीनवाइल अभी थोड़ा हम IPPS PO के इंटरव्यू की तरफ अब बढ़ते हैं। आज थोड़ा मैं लेट भी हो गया था ऑफिस से आते आते, एंड शायद आने वाले 2-3 दिन वीडियोस ना आए क्योंकि उसका रीज़न मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा, अभी यहाँ पर नहीं बता सकता ड्यू टू सम रीजंस, आपको पता चल जाएगा। बट आई ट्राई टू प्रोवाइड यू एज मच एज कॉन्टेंट एज आई कैन, एंड ऑफिशियल रीज़न है इस वजह से मैं नहीं आ पाऊँगा मे बी। सो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि हर रोज़ रात को अभी 10 बजे IBPS PO के मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जा रहे हैं, जिसमें आप सब लोग एक एक्स्ट्रा सोर्स अगर आपको मिल जाए तो हो सकता है कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन है जो आपके एक्चुअल इंटरव्यू में आ सकता है, जो कि गेम चेंजर हो सकता है। और एक क्वेश्चन और एक मार्क के पीछे ही कभी कभी एंट्री हो जाते हैं और कभी कभी आउट हो जाते हो, तो दैट्स जस्ट स्मॉल डिफरेंस। अगर आप दे पाओ तो ज़रूर हमारे साथ आओ और जुड़ो, और हमें भी आपसे बेनिफिट मिलेगा, आपको भी हमसे बेनिफिट मिलेगा, और इस ओपन प्लेटफॉर्म का आप पूरा क्या कहते हैं उसे प्रॉफिट ले सकते हो, पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। सो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल द कूल स्कूल। आई विल सी यू टुमारो होपफुली, तब तक के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू।